हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के PYQs जेई और नीट के। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट इज। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब आप इसको बताने के लिए थोड़ा सा ये देखिए, फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर का है 16। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और अप टू डाउन जाने पर घटती है, कम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, आप फास्फोरस की ज़्यादा बता रहे हैं सल्फर से, जबकि फास्फोरस पहले आता सल्फर बाद में, और सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सिलिकॉन की है एटॉमिक नंबर 14 एंड एल्युमिनियम की है 13 है एल्युमिनियम की, तो और सिलिकॉन है 14। एल्युमिनियम पहले आता है, सिलिकॉन बाद में आता है, तो यानी कि सिलिकॉन की ज़्यादा होनी चाहिए एल्युमिनियम से, जबकि इन्होंने एल्युमिनियम की ज़्यादा कही है। डेट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। सेलेनियम एंड टेलरियम में सेलेनियम ऊपर आता है और टेलरियम जस्ट उसके नीचे आता है। ठीक है, तो अब इन्होंने टेलरियम की ज़्यादा बताई है, जबकि टेलरियम की कम होनी चाहिए क्योंकि अप डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं गैलियम एंड जर्मेनियम। गैलियम जो होता है ये पहले आता है, ठीक है, 13 ग्रुप में गैलियम आता है, फिर उसके बाद 14 ग्रुप में जर्मेनियम जस्ट उसके बाद आता है, इससे जर्मेनियम की ज़्यादा होनी चाहिए गैलियम से, यानी कि ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए आपको पॉलिंग की EN वैल्यूज अगर नहीं भी पता है या आप भूल रहे हैं तो आप एक जनरल ट्रेंड से उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरल ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहीं भी एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं है। एक्सेप्शन जो कुछ है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, 1-2 एक्सेप्शन है, ज़्यादा नहीं है। वैल्यूज़ आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं भी याद है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। इनका ऑर्डर बताना है, कौन सा रहेगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस। देखो आप ये बात तो क्लियर है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है उनकी ओब्वियसली थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर घटती है। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिलिकॉन और फास्फोरस की कार्बन और नाइट्रोजन से कम ही होने वाली है, ज़्यादा किसी कीमत पर नहीं हो सकती। अब आप देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या सिलिकॉन की नाइट्रोजन से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। देखो एग्जाम में क्या होता है, हमें एकदम से कैच करना होता है ऑप्शंस को, क्योंकि टाइम कम होता है और हमें रैपिडली उसका आंसर देना होता है। तो यहाँ कैच करो तुरंत कि नाइट्रोजन तो भाई हमारा सेकंड ग्रुप में आता है और सिलिकॉन थर्ड ग्रुप में। डेट इज ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड ग्रुप की किसी भी कीमत पर सेकंड ग्रुप से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। डेट इज ये ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ देखो ध्यान से, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सिलिकॉन हमारा फोर्थ ग्रुप में रहा और फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप में रहा। कार्बन जस्ट सिलिकॉन से ऊपर आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस से ऊपर आता है। पहले हम इसकी सिचुएशन बना लेते हैं कि पीडी टेबल में क्या रहती है, उससे हमें आंसर निकालने में जरा आसानी हो जाती है। तो अब आप यहाँ देखो, कार्बन ऊपर है, सिलिकॉन नीचे है, नाइट्रोजन ऊपर है, फास्फोरस नीचे है, तो यानी कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है फास्फोरस से, यहाँ ये बता रहे हैं। कार्बन की ज़्यादा सिलिकॉन से। तो अब इन दोनों में देखो क्या क्रम रहेगा। सिलिकॉन सबसे छोटा हो गया, फास्फोरस से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इन दोनों में देखो किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी कार्बन से, तो यानी कि कार्बन उससे ज़्यादा और नाइट्रोजन उससे ज़्यादा, ये क्रम बन जाएगा। देखो अब ये सीक्वेंस है, डेट ये सीक्वेंस है, ये सही है। चलिए इसको भी निगाह मार लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। अब देखो हमने तो फाइनली ये बना दिया ना, अब इससे देखो ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, हमने तो उल्टा पुल्टा कर दिया। डेट इज ये रॉन्ग है यानी ये सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा सही, सी। अब नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अब रिएक्टिविटी पूछी है उन्होंने। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। ये आप चाहे नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो कैसे, देखो आप, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, 0 है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 4 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ पर 1.8 से ज़्यादा है EN डिफरेंस, तो वो हो गया पोलर कंपाउंड। 1.8 से 1 के बीच में बैठ रहा है तो कोवलेंट, पोलर कोवलेंट कहलाएगा। 1 से 0.5 से 1 के बीच में मॉडरेट कोवलेंट, और 0 से 0.5 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो नॉन पोलर। अब आप देखो यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक जैसे हैं एलिमेंट,
तो उसमें पोलैरिटी तो जीरो हो गई, यानी नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर है वो लीस्ट रिएक्टिव, जो हाईएस्ट पोलर है वो मोस्ट रिएक्टिव। तभी तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं टोटल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, पूरी रिएक्शन करते हैं, 100% कंप्लीशन होता है रिएक्शन का। या फिजिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं और कंप्लीट रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोलर होते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करके। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं क्योंकि उनमें पोलैरिटी 100% होती नहीं है। इसी वजह से जो है वो रिएक्शन का कुछ पार्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, जिससे हम पढ़ेंगे आगे आपका पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वो काफ़ी कुछ इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें तो जहाँ पोलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। पोलैरिटी हमें कैसे पता चलेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। अब आप देखो यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन और ब्रोमीन पोलैरिटी जीरो हो गई, आयोडीन में भी पोलैरिटी जीरो हो गई, लेकिन आयोडीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, काफ़ी डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गई। किस तरह से हो गई? क्लोरीन ने आयोडीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, पोलैरिटी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से यहाँ रिएक्टिविटी इन सब में से ICl ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, आयोडीन क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। डेट इज आंसर डी। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द वन विच इज मोस्ट बेसिक। अब बेसिक हमें निकालना है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन से, मैंने आपसे कहा था ना एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड PYQs आते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रखा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको लगाना है कौन सा बेसिक होगा। देखो आप ZnO कंफ्यूज हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ठीक है, और ऑप्शन देखो। जैसे मान लिया कुछ बच्चों को तो क्लियर होता है कि हाँ भाई ZnO डेट इज एम्फोटेरिक, नहीं डेट इज क्या बेसिक या न्यूट्रल को क्या है वो क्लियर होता है। जैसे कुछ हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा माइंड से मिस हो जाता है, इतना सारा सिलेबस से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो मैं आपको वो तरीका ट्रिक बताऊंगी कैसे हम आंसर सही निकाल पाते हैं। ठीक है, अब आप ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, छोड़ दो, इसे एक कोने में रख दो। अब 3 में देखो, MgO हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में आता है पीरियोडिक टेबल के, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि ये बेसिक नेचर शो करता है। ठीक, ये क्लियर हो रहा है। एल्युमिनियम बीच में है, थोड़ा सा इसको रहने दो। नाइट्रोजन भाई ये पॉजिटिव साइड यानी कि राइट हैंड साइड को आता है, राइट हैंड साइड को आता है, यानी कि ये कैसा है? एसिडिक होगा, क्योंकि हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब बच्चे ये दोनों, एल्युमिनियम का मैंने पढ़ा था एम्फोटेरिक होता है, A फॉर एल्युमिनियम, A फॉर एम्फो, ये हमने पढ़ा था, डेट इज एम्फोटेरिक, याद आ गया मुझे एम्फोटेरिक। ये एम्बिगस है, ये तो क्लियर हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था। आप ये सोचोगे अपने आप से कहोगे मैंने ये पढ़ा था कि जो एल्कलाइन मेटल्स हैं जैसे सोडियम एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, इनके जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। जब वो ज़्यादा बेसिक हैं तो इनसे तो ज़्यादा होंगे ही हर हाल में, जिंक ऑक्साइड से तो ज़्यादा होंगे ही, यानी कि आंसर डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे आंसर निकालते हैं, ये ट्रिक है आंसर निकालने की। ठीक है, अब अगर आपको पता है तो डेट इज जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, ये बेसिक नहीं होता, ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। अगर मैं आपसे पहले ये बात कहती कि एम्फोटेरिक है तो आप तो ये कहोगे कि मैडम आपको तो पता है, बाई चांस किसी बच्चे को नहीं पता हो तो वो कैसे आंसर निकालेगा? तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। आई होप हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए ये हो गए, और अब नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following sets has strongest tendency to form anions? Anions बनाने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होगी? भाई देखो, एनायन कौन बनाएगा? जो ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का कनेक्शन किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और ये कहाँ बढ़ती है? सबसे ज़्यादा किनकी होती है? ये जब हम पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट हैंड साइड को जो एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है वही एनायंस बनाते हैं। तो कौन से होंगे भाई? देखो, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो बीच के हो गए। ठीक है, इंडियम और थैलियम बेसिक होते हैं, क्योंकि जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती जाती है। ठीक, अब इधर आओ भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग बेसिक हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है इन पर सोडियम प्लस, मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम +3। ये देखो,
ये क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी किस में होगी एनायंस बनाने की, ऑब्वियसली फ्लोरीन में होगी। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 एंड फ्लोरीन -1। तो आंसर क्या होगा, सी। ये भी आप देख लो, क्रोमियम पे आपने सुना होगा +3 चार्ज से +6 चार्ज तक वेरी करता है इसको। मैग्नीज का सुना होगा +7 तक इसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं वो कैटायन है और नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी एनायन। दैट इज आंसर आपका हो गया सी। Which of the following oxide is not expected to react with NaOH? अच्छा, ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, अब ये हम कैसे निकालेंगे। देखो रिएक्शन क्या होता है, आपने अक्सर रिएक्शन देखी होगी, अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। जैसे जिस तरह अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव कभी सुना है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नहीं ना। इसी तरह से रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्टेंट होते हैं, कुछ अलग थोड़ी ना है भाई। देखो क्या है, एसिड होगा तो बेस से रिएक्शन करेगा, बेस होगा तो एसिड से करेगा, ठीक है। एसिड एसिड से रिएक्शन करता हुआ कभी सुना है, दोनों मिल जाते हैं घुल जाते हैं, लेकिन कभी रिएक्शन करता सुना है, नहीं ना। जैसे HCl में HNO3 मिला दो तो क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो एसिड ही। बेस में बेस मिला दो, क्षार में और क्षार मिला दो, क्या फर्क पड़ता है, एक जैसा रहेगा नहीं रहेगा। जैसे अभी इसका एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख लेना, खाने वाला सोडा और कपड़े धोने वाला सोडा। अब कपड़े धोने वाला सोडा तो घर में होता नहीं, कुछ नहीं करना, डिटर्जेंट पाउडर में खाने वाला सोडा मिला देना, देखना कोई रिएक्शन होती है, कोई घंटा रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, बेसिक है। और जब बेस को मिलाते हैं कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ऑक्साइड NaOH कैसा है, बेसिक है। ये तो आपको पता है, ये बेसिक है। अब बेसिक ऑक्साइड में जब हम कोई बेसिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें क्या छांटना है, इसमें ऐसा ऑक्साइड छांटना है जो बेसिक हो, वो रिएक्शन NaOH से नहीं करेगा। अब भाई बेसिक कौन सा है ये देखना है। B2O3, ये B2O3 जो है थोड़ा एम्फोटेरिक होता है, ये बेसिक नहीं होता, एम्फोड होता है ये, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड दिख रहा है, डेट इज बेसिक, क्यों, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है वो प्योरली बेसिक होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है। तो ये हो गया बेसिक। आंसर तो भैया हमें मिल चुका है, NaOH COH से तो रिएक्शन नहीं करने वाला, ये हमें दिख रहा है, दोनों एक जैसे हैं भाई, रिएक्शन तो नहीं करेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड का क्या चक्कर है भैया, ये जो है एम्फो होता है, सिलिकॉन जो होता है एम्फो होता है, क्लियर होगी बात, कार्बन के नीचे आता है और एम्फो होता है। बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी एम्फो कंडीशन शो करता है, ठीक है, ये भी एम्फो होता है। तो कौन सा मिला आपको, डेट इज दिस, तो आंसर डेट इज बी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या आता है, जैसे बच्चे कहें मैम हमें तो याद नहीं आ रहा है कि ये एम्फो है या नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आंसर हम कैसे ढूंढें। तो आप बिल्कुल प्योरली लिख कर रख लो। देखो फर्स्ट A ग्रुप के और सेकंड A ग्रुप के एलिमेंट जो हैं प्योरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। एलिमेंट का नेचर बेसिक होता है, उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं। तो भाई जब ये बेसिक और ये भी हमें बेसिक दिख रहा है, इससे ज़्यादा कोई बेसिक हो सकता है क्या, ये भी कहाँ है, ये 13th ग्रुप में आता है, इतना बेसिक नहीं हो सकता। ये कार्बन फैमिली का है 14 ग्रुप में, इतना बेसिक नहीं हो सकता। बेरिलियम भले ही टॉप पर है सेकेंड A ग्रुप के, लेकिन बेसिसिटी अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है, याद आ रहा है, हमने पढ़ा था अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है। तो ठीक है ना, यानी कि ये ज़्यादा बेसिक होगा बेरिलियम से, तो इसलिए आंसर हमें ये दिख ही रहा है कि ये होगा। क्लियर होगी बात, ऐसे निकालते हैं आंसर। अब आपके ये PYQs मैंने करा दिए हैं और आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप स्टडी कीजिए, ठीक है। और जो क्वेरीज हो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शंस में, ठीक। और आप पढ़ते रहिए, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।